हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। प्रमोद स्वामी जी हैं, नेता बीजेपी, और साथ ही अभय दुबे जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। अभय जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूँगा, क्योंकि रायपुर में ये प्रस्ताव पारित किया गया है जिसकी खास बातें अभी हमने दर्शकों को पढ़ करके बताई हैं। क्या आपको लगता है कि विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस को लगता है कि ये सब बातें अगर हम वादे करते हैं तो इससे हमारा जो वनवास है वो दूर हो सकेगा? अखिलेश जी, वनवास कभी झेला नहीं जाता। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम ने वचन की मर्यादा की रक्षार्थ वनवास दिया था, और हम आपसे वादा करते हैं कि जिस प्रकार छद्मवेश धारण करके सत्ता का हरण किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो सत्ता का हरण समाप्त करके हम पुनः न्याय की ओर आगे बढ़ेंगे। ये हमारे सशक्तिकरण के लिए, हमारी सत्ता हासिल करने के लिए हमारा विचार नहीं है। ये समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के लिए हम चाहते हैं कि उनको न्याय मिले। उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में भी उनका रिप्रेजेंटेशन हो। और ये पहली बार नहीं है, 3 बार लॉ कमीशन ने इसकी पहले भी सिफारिश की है। हमने खुद, ये आप जो भारतीय जनता पार्टी का भी गुणगान कर रहे थे, तो रविशंकर प्रसाद जी को सुनिए 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कहा हम वादा करते हैं कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में रिजर्वेशन देंगे। ये पहली बार हमने बात नहीं की। तो जो न्यायिक सेवा आयोग के गठन की बात है आर्टिकल 312 में, अगर उसको लागू करते हैं तो आर्टिकल 16 अपने आप उसमें लागू हो जाता है। या तो आर्टिकल 312, 317, 224 को अमेंड करके हम ये प्रोविजन कर सकते हैं, मगर ये हमको करना चाहिए। ये सामाजिक न्याय मिलने का एक रास्ता है। बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है, जैसा कि आपको ज्ञात है कि के.आर. नारायणन साहब ने भी एक बार कॉलेजियम को की सिफारिशों पर लिखित रूप में अपनी आपत्ति जताई थी कि उनका रिप्रेजेंटेशन दलित समाज का नहीं है। तो मुझे लगता है ये समय आ गया है जब हम सबको मिलकर समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय देने के लिए। बिल्कुल। और 70 साल आजादी के निकल गए, उसके बावजूद भी प्रमोद स्वामी जी, अगर ये सवाल उठता है कि क्यों उच्च न्यायपालिका में रिप्रेजेंटेशन नहीं है SC, ST, OBC का। हम आंकड़े देख रहे थे कि 2018 से लेकर के 2020 के बीच में करीब 80% जो जज नियुक्त किए गए हाईकोर्ट के वो सामान्य वर्ग के थे। तो ये आंकड़ा अपने आप में चौंकाता है। और जो बात अभय जी कह रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी भी हो, चाहे लॉ कमीशन हो, बार बार अपनी सिफारिशों में कहते आए हैं कि रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या आपको इसमें राजनीति भी दिखती है? आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में आकर के ये बात क्यों ध्यान में आई? सत्ता में रहते हुए उन्होंने ये सब क्यों नहीं किया? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने देश में लंबे समय तक शासन किया, तो आज जो वादा कर रहे हैं उस वादे को निभाने के लिए उनके पास में क्षमता थी, तो उस समय उन्होंने ये कार्य क्यों नहीं किए? आज देश की जनता उनसे ये सवाल कर रही है। दूसरी बात ये है कि जैसे आपने खुद चर्चा के शुरू में कहा कि 2014 में 131 सीटों में से SC, ST और OBC में हमारी बीजेपी की 81 सीटें थी, जो 2019 में 131 में से हमें 113 सीटें मिली। और इस वजह से जो देश में एक नैरेटिव बना है, और ये लोग जात पात से तोड़ने की कोशिश करेंगे, और हम लोग संस्कृति से देश को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमें और इनकी विचारधारा में अंतर है। यानी एक तरफ जाति है तो एक तरफ धर्म है, आप ये कह रहे हैं? आपके बीच में नहीं बोला, मैं बोल लेता हूँ। नहीं, मैं ही बोल रहा हूँ, एंकर ही बोल रहा है इसमें, अभय जी नहीं बोल रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा था। ठीक, मैं एक मिनट, मतलब एक सेकंड, एक बात बोल देता हूं। ठीक, अपनी बात पूरी कर लीजिए जी। दूसरा, अभय जी ने कहा कि सत्ता का हरण नहीं होता लोकतंत्र में। लोकतंत्र में जनता जनार्दन जो है वो जनादेश देती है, और उस जनादेश के आधार पर जिस पार्टी को जनादेश देती है वो पार्टी अपनी सेवाएं देश की जनता को उपलब्ध करवाती है। तो ये सत्ता का हरण वाली बात जो इन्होंने कही, ये किसी भी तरह डेमोक्रेसी में ये बात उचित नहीं है। हाँ, कांग्रेस पार्टी में एक परिवार की इनमें प्रथा है, एक परिवार का ही वहां वर्चस्व है, वो अलग बात है। लेकिन देश में ऐसा नहीं है। देश में लोकतंत्र है और जनता हर चुनाव में अपना जनादेश देती है। अब आप पूछिए क्या सवाल? नहीं, अब आपसे नहीं, अब तो अभय जी से पूछेंगे। अभय जी, जो बात प्रमोद स्वामी कह रहे हैं, और शुरुआत में मैंने भी कहा था कि मंडल बनाम कमंडल जो देश में चला है, उसमें कांग्रेस को लगता है क्या कि वो पीछे रह गई? एक तरफ हिंदुत्व है तो दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की बात है, और इसलिए एक तरीके से संतुलन बैठाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, देखिए अखिलेश जी, हमने बहुत ही कानून सम्मत तरीके से हमेशा से कोशिश की है। नवंबर 2012 में भी हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट तैयार किया था, एक कमेटी बनाई थी सेक्रेटरीज की जिसने अप्रूव किया था, लेकिन बाद में
चीफ मिनिस्टर्स और मुख्य न्यायाधीशों की जो मीटिंग हुई उसमें सहमति नहीं बन पाई। आज भी सरकार ने, मोदी सरकार ने यही कर दिया है लोकसभा में कि क्योंकि सहमति नहीं बन पाई इसलिए नहीं लागू कर पा रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि सभी लोगों को एक आम सहमति बनानी पड़ेगी ताकि समाज के इसको सत्ता नहीं, लेकिन अब सवाल तो न्यायपालिका से आगे निकल चुका है। हमारा मुद्दा तो और भी दूसरा है कि आप कोटा विद इन कोटा की अब बात करने लगे हैं, ईडब्ल्यूएस कोटे में भी आप कोटे की बात करने लगे हैं, आप महिला आरक्षण में भी कोटे की बात करने लगे हैं। तो यही वो सारे तो मुद्दे थे। महिला आरक्षण में कोटे की बात हो रही थी, इसी को लेकर तो रुका था, जो विरोध हुआ था संसद में। आप ये देखिए तो सही, भारतीय जनता पार्टी के नेता के वक्तव्य से उनके पार्टी का सिद्धांत पता लग जाएगा। उन्होंने कहा कि जातियों का विवाद पैदा कर रहे हैं और ये संस्कृति से जोड़ रहे हैं। अरे जातियों का विवाद नहीं है साहब, हजारों वर्षों की दास्ता का न्याय है जो हम सबको मिलकर देना है। उन लोगों को न्याय देने के लिए हम सबको प्रयास करने चाहिए। इसमें जाति का विवाद कैसे ढूंढ रहे हैं आप? आरक्षण कोई जाति का विवाद है क्या? तो ये इन बातों को दरकिनार कीजिए। कोटे में कोटे का प्रश्न, अरे उस समाज में भी तो गरीब वर्ग है। हम तो सामूहिकता से इस प्रश्न का समाधान की बात कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों को बैठना चाहिए, चाहे वो जातिगत आधार पर जनगणना की बात हो। देखिए, ये उनको न्याय दिलाने के लिए हमको हर हाल में निर्धारित करना पड़ेगा, इस बात का भी मूल्यांकन करना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में एक तरह से आरक्षण की बात आप कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि देश का प्राइवेट सेक्टर इतना सक्षम है कि वो इस तरह से सबको एकोमोडेट कर सके, इतनी नौकरियां दे सके? देखिए, मोदी सरकार ने बहुत बड़ा छल उस वर्ग के साथ किया। जितने पीएसयूज थे, जहां तक मेरी जानकारी है, लगभग 1,90,000 कर्मचारियों के साथ अन्याय होगा क्योंकि उनका रिजर्वेशन समाप्त उसमें हो जाएगा। तो हमको चाहिए कि एक सामूहिकता से एक अच्छा वातावरण बनाए। औद्योगिक जगत भी इस पर सहमति व्यक्त करेगा, वो भी किसी तरीके से सैद्धांतिक रूप से अपनी रिजर्वेशन को। प्रमोद जी, क्या आप सहमत हैं कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का वक्त आ गया है, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम की पार्टी है कांग्रेस जो अब मांग कर रही है, और आपके किसी जमाने में सहयोगी रहे हैं रामविलास पासवान, वो तो हमेशा से इस बात को कहते आए थे। देखिए, ऐसा है कि ये एक बड़ा संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है और इस पे एक विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। जैसे किसी एक राज्य में कोई एक जाति ओबीसी है, लेकिन वो दूसरे राज्य में वो जाति ओबीसी नहीं है। फिर जाति में भी उपजातियां हैं, तो उनका आप क्या करिएगा? फिर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी है कि इतने परसेंटेज से ज्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। उसके बाद में आर्थिक रूप से जो कमजोर, जो स्वर्ण जाति के जो लोग हैं, उच्च जाति के जो लोग हैं, उनमें भी आर्थिक रूप से कमजोर है, जिनको भी हमने आरक्षण दिया है। तो इसमें ये सिर्फ एक सेंसेशन पैदा कर करके और ये राजनीति करना चाहते हैं, वो एक अलग बात है। राजनीति करने का हर पार्टी को अधिकार है, लेकिन अगर हम सही माने में, अगर इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी तो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की नीति से काम कर रही है, और हमारा जो विचारधारा है वो अंत्योदय की विचारधारा है। अंत्योदय का मतलब हुआ कि सत्ता का सुख जो है वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, वहां किसी जाति, धर्म और भाषा की बात नहीं की गई है। तो जो कमजोर लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, तो उन लोगों को आगे लाने का जो है, हर राजनीतिक पार्टी और हर सामाजिक और हर सचेतन नागरिक चाहता है कि उन लोगों को आगे आना चाहिए। लेकिन उनको आगे लाने के नाम पर हम देश में एक ऐसा वातावरण अगर सृष्टि कर दे जिससे देश में अराजकता फैल जाए और देश में जो आज जो देश जो विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है, कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो हताशा के शिखर पर जा चुकी है, वो हताश हो चुकी है, तो वो लोग बीच बीच में इस तरह की बातें लाते हैं कि कहीं किसी तरह से वोटरों का मन लुभाया जा सके, नए नए समीकरण बना सके, नए नए नैरेटिव लेकर के आते हैं। लेकिन सही माने में उनके जो राज्य है जहां ये शासन कर रहे हैं, क्या वहां उन्होंने इन चीजों को लागू किया है? बिल्कुल, ये सवाल ऐसे हैं जो मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी से पूछे जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने ये बाकायदा प्रस्ताव पारित किया है रायपुर में अपने महाधिवेशन में, और आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले शायद कांग्रेस पार्टी की एक कोशिश भी है अपना एक बड़ा एजेंडा सेट करने के लिए। अभय जी और प्रमोद जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए इस जटिल मसले को।